हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हमने फ़िज़िक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का हमने देख लिया था ना, विस्कोसिटी तक। आज हम उसके आगे यानी कि स्टोक्स लॉ से देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। क्या होता है स्टोक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल body of a radius r moving with a velocity v through a viscous medium of coefficient of viscosity neta is given by f is equal to 6 pi nrv। यानी कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है वो किसी स्फेरिकल बॉडी यानी कि गोल बॉडी पे एक्ट करती है जिसका रेडियस स्मॉल आर और वो स्मॉल वी जिसकी वेलोसिटी उससे मूव कर रही है एक विस्कस मीडियम के थ्रू, और उसका जो कॉफिशिएंट वो दिया गया है एफ इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। यानी ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट यानी कि ये कोई बॉडी है स्फेरिकल और ये फ्लूइड में है। तो आप जानते हैं कि इस पर बायंट फोर्स लग रहा है, तो ये मतलब कि मोशन है, मतलब मोशन में, और ये नीचे जा रही है तो इसके अपोजिट पे भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है। तो इसमें जो है वो फ्लूइड ड्रैगिंग करता है। तो वही जो हमने पढ़ा ना, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, तो वही फ्लूइड ड्रैग करता है। और ये इसका जो फार्मूला 6 पाई एन आर वी, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने जो लेट मतलब पावर ऑफ नीटा वो एक्स मान लिया और पावर ऑफ आर वाई और जो पावर ऑफ वी है उसको जेड। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की पावर एक्स, आर की पावर वाई और वी की पावर जेड। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के आया, तो के एन एक्स आर वाई वी जेड। अगर इक्वेशन दोनों करेक्ट हैं तो एल एच एस बराबर होगा आर एच एस के। हमने ऐसा कई अगले चैप्टर में देखा भी था। तो इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और फिर इसका एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर एक्स और इसका एल की पावर वाई और इसका एल टी माइनस वन की पावर जेड। तो फिर तो इस उसका क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, इसका पावर हो गया, जहाँ पर पावर कुछ नहीं था वहाँ एम की पावर एक्स और एल की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड टी की पावर माइनस एक्स माइनस जेड। तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स को वन लेंगे तो माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जेड, तो जेड वन आ गया। और ऐसे ही हम करेंगे फिर वाई भी वन आ गया। तो हम पावर की जगह वन रख दिए, तो पावर की जगह रखने पे हमारा वैसा कुछ तो आया नहीं कि के की वैल्यू, जो के कांस्टेंट है, तो वेयर के इज कांस्टेंट, तो हमारा इतना ही आया एफ इक्वल टू के एन आर वी। और हम ये देखें कि इम्पॉर्टेंस क्या है स्टोक्स लॉ के। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्टोक्स लॉ का इम्पॉर्टेंस क्या है। दिस लॉ अकाउंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। यानी कि आप ये सोचिए, जो क्लाउड्स है यानी कि जो बादल है वो इतने भारी हैं तो वो नीचे क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं आते, वो ऊपर ही क्यों रहते? क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा भारी है कि बादल बनता तो है लेकिन वो नीचे आते आते ही बारिश में बदल कर वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो रेडियस वो बहुत ज़्यादा है। तो वो किसी बहुत छोटी वेलोसिटी से यानी बहुत कम वेलोसिटी से आती है और फिर वो आते आते ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि पानी बरस जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। और एक और क्या है, these law accounts why the speed of raindrops is less than that of body falling freely with a constant velocity from the height of clouds। यानी कि आप ये सोचिए कि जो पानी की बूंदें हैं वो आती हैं, तो वो ऐसे भी तो आ सकती है ना कि बहुत सारा पानी ऐसे गिर जाए, कि जैसे मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी में नहीं आती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बॉडी फ्रीली फॉल करती है वो अचानक से ऐसा गिरती है। अगर वो ना, अगर ऐसा फ्रीली फॉलिंग में आती जो रेन ड्रॉप्स है, तो आप सोचिए वो एक बंदूक की गोली की तरह होती। वो इतना तेज़ हमें लगती कि हम जिंदा ही नहीं बचते। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब गिरती है हमारे ऊपर, कि मतलब हमें कुछ भी वो मतलब नुकसान नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए ये जो बनाया गया है, यही इम्पोर्टेंस है स्टोक्स लॉ का, कि वो जो रेन ड्रॉप्स है वो इतने आराम से यानी कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है। अगर वो बहुत तेज़ आए ना तो हम मर भी सकते हैं, ऐसा आप सोच लीजिए।